हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 10th के लिए जो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विगत वर्षों पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे अच्छी तरीके से समाधान करेंगे और सारा वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो आज का चैप्टर है वो जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन का जो पहला क्वेश्चन है वो है डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए की, फिगर में आप देख रहे हैं डीएनए का जो नाम है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं तो यह जो चित्र आप देख रहे हैं तो डीएनए दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। एक सीढ़ीनुमा दो श्रृंखलाएं हैं जो आपस में गुथी हुई हैं। तो इस संरचना में ये क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी कैसे हुई हैं। तो जब इसका डिटेल में विश्लेषण किया गया तो पाया क्या गया कि ये दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ी हुई हैं। अब इन श्रृंखलाओं को अगर हम सीधा कर देते हैं तो ये फिगर आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो डॉट डॉट एक लाइन जो है वो थोड़ी थोड़ी रुक रुक करके आपस में दोनों श्रृंखलाओं को जुड़ी हुई है। ये जो इंडिकेशन है यही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। यह इसका संकेत है, इसको प्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। और ऐसा कौन सा चीज़ है जो हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, तो हम सभी लोग पानी पीते हैं। तो पानी के यानी जो जल के अणु होते हैं जिसको हम H2O कहते हैं, वह भी आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे दो जानकारी आपको मिला। अब अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। डीएनए पाया जाता है, यानी डीएनए पूरी कोशिका में कहाँ पे पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो वो उसका मेन भाग जो होता है केंद्रक होता है, केंद्रक जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन दो कोशिकांग और हैं। अगर हम पौधे की बात करें तो हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसमें भी डीएनए पाया जाता है। और दूसरा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम विद्युत का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। उसमें भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, मुकुलन। मुकुलन जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो यहाँ पे पहले इस शब्द को समझते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब हुआ कि जब कोई एक जीव स्वयं ही, दूसरे जीव की ज़रूरत नहीं है, दूसरे जंतु की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही जब नए जीव को उत्पन्न करता है तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। अब बात आती है उसमें अलैंगिक जनन में मुकुलन। मुकुलन बड माने कलिका होता है, इंग्लिश में आप जानते हैं। तो ऐसे जीव जिसमें कलिका बनती है और कलिका बनने के बाद वो कलिका अलग हो जाए और फिर एक पूरा बड़ा जीव बन जाता है, एक पूरा जंतु बन जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हाइड्रा। हाइड्रा का है एक जंतु है, ध्यान से समझिएगा, आपके बुक में ये दिया गया है हाइड्रा। और साथ में एक ईस्ट है। ईस्ट क्या है, कवक है। तो यहाँ पे हाइड्रा में होता क्या है, जब इसमें ये देख रहे हैं हाइड्रा जो जंतु है, इसमें देखिएगा एक कली की तरह थोड़ा थोड़ा निकल रहा है साइड में, फिर वो बड़ा हो रहा है और फिर बड़ा होते होते वह हाइड्रा से क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है और एक नया हाइड्रा बना दे रहा है। तो यह जो तकनीक है अलैंगिक जनन की, वह मुकुलन कहलाता है। यह पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में और ईस्ट में। ये ईस्ट की कोशिका है। ईस्ट की कोशिका में भी इसी तरह यह क्या होती है, एक कोशिकीय कवक है। तो इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा थोड़ा उभार होता है, फिर वो उभार बड़ा होता है, फिर एक नई कोशिका बनती है। तो ये ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इसको कहते हैं पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन होता है, किस में पाया जाता है, पुनरुत्थ भवन यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी जंतु है, उसका कोई भाग कटा और उससे एक नया जंतु का निर्माण हो गया। ध्यान से समझिएगा, कोई जंतु है, उसका कोई भी भाग कटा और जैसे वो कट के अलग हुआ तो उस कटे हुए भाग से एक पूरा जंतु, एक पूरा जीव बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुत्थ भवन, या इसी को हम इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। और अभी आपने इससे पहले हम उदाहरण दिया था किसका, हाइड्रा का, जिसमें क्या मुकुलन पाया जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रा में भी क्या पाया जा रहा है, वह पाया जा रहा है क्या, रीजनरेशन, पुनरुत्थ भवन पाया जा रहा है। अब यह प्लैनेरिया क्या है, प्लेटी हेलमिन्थीज का जंतु है।
इसमें भी क्या होता है कि अगर प्लेनेरिया को भी हम काट देते हैं, फिगर में आप देख रहे हैं तो प्लेनेरिया को काट देते हैं तो उसका प्रत्येक भाग एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देता है, यही कहलाता है रीजनरेशन। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। इस प्रश्न को समझिएगा कि जब पत्तियां ही क्या करें, कायिक जनन करें। कायिक जनन मीन्स वो किसी भी पौधे के भाग से जब कोई नया पौधा बनता है, ध्यान से समझिएगा, कायिक जनन यानी पौधे के किसी भाग से, जड़ से, तना से, पत्तियों से, तो उसको हम कायिक जनन कहेंगे। जबकि लैंगिक जनन क्या होता है, फूल से बनता है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कायिक प्रजनन क्या होता है कि जब पत्तियों से कोई नया पौधा बन जाए। ये पाया किस में जाता है, ब्रायोफिलम में। यह ब्रायोफिलम की पत्ती आप फिगर में देख रहे हैं। इन पत्तियों के किनारों पे देखिएगा एक नन्हे नन्हे क्या हो, ब्रायोफिलम के पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अजूबा कहते हैं। ये अजूबा का पौधा उस पत्ती से नीचे गिर जाएगा और जैसे ज़मीन पे आएगा तो उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। तो यह वही क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा गया है यूपी बोर्ड में, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा कि ब्रायोफिलम की पत्तियों में, जिसको हम अजूबा कहते हैं हिंदी में, उसमें छोटे छोटे शिशु पौधे उत्पन्न होते हैं जो कि मिट्टी में गिरते हैं और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक पुष्प के स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का वो भाग है जिसको हम मादा जननांग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्त्री केसर मादा जननांग भाग होता है कि मध्य भाग का नाम बताइए। हम यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं, ये एक स्त्री केसर है। स्त्री केसर के ये भाग होते हैं, ये 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के। तो जो स्त्री केसर, अब ये स्त्री केसर आए कहाँ से, अगर आप एक सरसों का फूल लीजिए, उसके वाहिदल किसे कहते हैं कि पुष्प जब खिलता नहीं है, कली होती है, उसको हरी हरी पत्तियां ढकी होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वाहिदल। जब वह फूल खिल जाता है तो हरी पत्तियां नीचे आ जाती हैं। तो जैसे सरसों की हरी पत्तियां नीचे आ जाती हैं, पीली पीली पत्तियां बाहर आ जाती हैं, इनको पंखुड़ियां कहती हैं, उन्हें हम दल कहते हैं। जब वाहिदल दल को हटा देते हैं और पुरुष जो नर जननांग होता है पुष्प का, उसको हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और जब पुंकेसरों को हटा देते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, स्त्री केसर मिलता है। या द्विलिंगी पुष्प में है या एक लिंगी रहे तो वह मादा पुष्प। तो ये जो स्त्री केसर है, इसका जो अग्रभाग, ऊपर का भाग कहलाता है, वह वर्तिकाग्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये वाला भाग वर्तिका कहलाता है। वर्तिका के आगे अग्र, वर्तिकाग्र, समझ में आ रहा होगा हिंदी से। वर्तिका के अग्रभाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो नीचे मटके की तरह, घड़े की तरह, सुराही की तरह फूला हुआ भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और ये अंडाशय ही आगे चल के किसका, बीज का निर्माण करता है और फल का निर्माण करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उसका मध्य भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, पुष्प के नर भाग। तो अभी चर्चा हुई कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं, तो ये जो पुष्प में ऐसे तंतु की नुमा संरचनाएं निकली हुई हैं, उनको हम पुंकेसर कहते हैं। जब इन पुंकेसर को सामूहिक रूप से इकट्ठा एक साथ कहेंगे तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। तो पुमंग क्या है, नर जनन भाग है। अगर हम बात करते हैं स्त्री केसर की तो वह मादा जननांग है। अब क्वेश्चन नंबर 9, परागकोश में होते हैं। परागकोश क्या होता है, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, ऊपर परागकोश होता है, नीचे तंतु होता है। जब इस परागकोश को काट के देखते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या दिखते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। और वो कण क्या कहलाते हैं, पराग कण, जिसको अंग्रेजी में हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है कि परागकोश में किसका निर्माण होता है, तो परागकोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है, जो आगे चल के क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, पराग कणों का परागकोश से। क्वेश्चन को समझिएगा कि पराग कण कहाँ से निकल रहे हैं, परागकोश से, और पहुँच कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। उत्तर क्या है, परागण। यानी यदि परागकोश फटता है, परागकण निकले और निकल के कहाँ चले जा रहे हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर चले जा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं,
यह प्रक्रिया परागण कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। ये चित्र आप देखिएगा, इस चित्र में देखिएगा कि परागकोश से पराग कण उड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, स्त्रीकेसर पे। ये कैसे जा सकते हैं, हवा के द्वारा भी जा सकते हैं, कीट के द्वारा यानी मधुमक्खी इसको लेके जा सकती हैं। तो यह जो तरीका होती है परागण की तकनीकी, ठीक है, जीवों के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा भी परागण होता है। तो परागकण का स्त्रीकेसर पे पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पराग कणों का, क्वेश्चन नंबर 11, पराग नली में नर युग्मक, पराग नली में नर युग्मक मेल गैमीट की संख्या कितनी होती है। तो होता क्या है कि पराग कण जब स्त्रीकेसर के ऊपर वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तो एक ट्यूब नीचे आती है, कहाँ तक, अंडाशय तक, अंडाशय में आती है। अंडाशय में कहाँ पे पहुंचती है, वो बीजांड के पास। तो पराग नलिका के अग्रभाग में जो जनन केंद्रक होता है वह टूट जाता है दो नर युग्मकों में। फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि जब पराग नलिका आई तो उसके अग्रभाग में दो नर युग्मक हैं, और यही दो नर युग्मक आगे चल के क्या करते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया कि पराग नलिका में अग्रभाग में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ आंसर दो मेल गैमीट, ये क्लियर हो गया होगा। द्विनिषेचन, अभी बात हो रही थी दोहरे निषेचन की, द्विनिषेचन किसका विशेष लक्षण है, तो आप यह समझते हैं कि द्विनिषेचन किस में होता है। तो द्विनिषेचन, जिसको दोहरा निषेचन कहते हैं, वह केवल उन्हीं पौधों में हो सकता है जिसमें पुष्प खिलते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो पौधे फूल उत्पन्न करते हैं, फूल पैदा करते हैं, उन्हीं में ही दोहरा निषेचन पाया जाता है। बिना फूल वाले पौधों में दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता। तो उन पौधों में जिनमें फूल खिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी। आवृत माने आवरण, बीजी माने बीज। तो इनके जो बीज होते हैं उनके बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। उदाहरण जैसे चना ले लेते हैं, मटर ले लेते हैं, तो इनके बीज के ऊपर एक आवरण होता है। इस आवरण के कारण वो बीज अंदर छुपे रहते हैं। तो वह पौधे क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो उनमें क्या पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन किस में, जिसमें फूल खिलते हैं। फूल किस में खिलते हैं, जिसके बीज ढके होते हैं, जैसे चना, मटर आदि। अब बात होती है क्वेश्चन नंबर 13, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। हम फल खाते हैं, आम खाते हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो यह फल सेब खा रहे हैं, सेब का अलग एग्जाम्पल हो जाता है, वो पुष्पासन से बनता है। लेकिन अगर हम आम की बात करें, अमरूद की बात करें, तो ये जो हम फल खा रहे हैं तो वो पुष्प के किस भाग से आता है। तो आपको भी पता है स्त्रीकेसर के 3 भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब निषेचन होता है तो अंडाशय ही किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, अंडाशय, ओवरी। ओवरी ही निषेचन के बाद किसका निर्माण करती है, फल का, फ्रूट का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब कि वह पुष्प या तो नर होगा या तो मादा होगा, यानी दोनों जनन अंग उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो एक लिंगी पुष्प हुए यूनिसेक्सुअल। तो द्विलिंगी यानी जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाया जाए तो वो द्विलिंगी हुए। एक लिंगी पुष्प वाले पौधे का नाम बताइए। तो कौन से वो पौधे होते हैं जिनमें केवल एक लिंगी होते हैं, तो आप पपीता, और दूसरा क्या है, खजूर। पपीता आप देखे होंगे, कुछ पपीता के जो पौधे होते हैं उनमें केवल फूल होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये फूल हो गया, इसमें बीज, फल नहीं आ रहा, पपीता नहीं आ रहा। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो खराब हो गया है पौधा, नहीं, क्योंकि वह पौधा मेल है। मेल होने के कारण उसमें केवल फूल ही खिल रहे हैं, जबकि मादा वाले में किसका निर्माण होता है, पपीते के फल का निर्माण होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पपीता का पेड़ क्या हो गया, इसमें फल नहीं आ रहे हैं, ये पौधा खराब हो गया। वास्तव में वो पौधा खराब नहीं होता, वो नर पौधा होता है, उसमें केवल नर पुष्प होते हैं, तो नर पुष्प से फल बन ही नहीं सकते, इसलिए वह क्या कहलाते हैं, एक लिंगी फूल कहलाते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15, मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। भ्रूण यानी बच्चा, जब माँ के पेट में बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो भोजन कहाँ से लेता है। आप फिगर में देख रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो नाभि से अपने माँ से जुड़ा होता है। कहाँ से, यूट्रस, गर्भाशय से। तो वह नाभि से, गर्भाशय से जुड़ा रहता है, तो उसको जोड़ने के लिए एक नार होती है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, जिसको गांव में हम नाड़ कहते हैं, नार कहते हैं। तो एक नली नुमा संरचना होती है जिससे वह जुड़ा रहता है, किससे, अपने माँ से, और उसी से अपना भोजन
और दोनों आपस में क्या होते हैं, ब्लड जुड़ा रहता है, उसी से पोषण लेता है, जिससे बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे माँ के गर्भाशय में बड़ा होता है और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, द्विखंडन। द्विखंडन यानी कोई चीज़ है जो 2 भागों में बँट जाए तो उसको द्विखंडन कहते हैं। द्वि माने 2, खंडन माने अलग होना। अब बात कर रहा है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी ऐसा जीव जो 2 भागों में बढ़ जाए और उससे 2 जीवों का निर्माण हो जाए, तो यह बड़े जीवों में पाया नहीं जाएगा, ये छोटे जीवों में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ संघ का है जीव जो एक कोष की है। ये फिगर में देख रहे हैं, ये अमीबा है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद एक अमीबा 2 अमीबा में टूट जाता है और क्या होते हैं, 2 अमीबा का निर्माण होता है। तो इसीलिए अमीबा को क्या माना जाता है, ये अमर है, मर नहीं रहा, इससे लगातार जीव का निर्माण हो रहा है, तो इसमें द्विखंडन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। मादा जनन अंग में कॉपर टी कहाँ पे लगाया जाता है। पहले हम समझते हैं कॉपर टी होता क्या है। कॉपर टी एक तांबे से बनी संरचना होती है जो कि गर्भ निरोध के लिए इस्तेमाल की जाती है। गर्भ निरोध का मतलब कि किसी भी शादीशुदा इंसान को बच्चे नहीं चाहते तो वह जो माँ स्त्री होती है उसके गर्भाशय में, कहाँ पे, उसके गर्भाशय में ये टी आकार का कॉपर का इस तरीके का यंत्र है जो लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो शुक्राणु अंदर जाते हैं वह शुक्राणु क्या हो जाते हैं, उनकी गति धीमी ही हो जाती है और थोड़े ही समय में मर जाते हैं, वह निषेचन नहीं कर पाते। तो जिससे क्या होता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच गैप, यानी अगर वो अंतर चाहते हैं कि 2 साल बाद हो, 3 साल बाद बच्चा पैदा हो, तो इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो इस गर्भाशय का प्रयोग, इस कॉपर टी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, गर्भाशय में लगाया जाता है। ये टी शेप की संरचना होती है, इसलिए इसे कॉपर, और कॉपर धातु की बनी होती है, इसलिए कॉपर टी कहा जाता है। तो इसका फिगर में भी देख रहे हैं, गर्भाशय में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये पूरे हो गए हैं। और क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे के जो चैप्टर हैं उनके भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, फिर हम लोग आगे जो लघुत्तरी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।